हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। प्लांट किंगडम की इस सीरीज में अभी तक हम कवर कर चुके हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। एंजियोस्पर्म के टॉपिक में एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही पैराग्राफ मेंशन है, तो इसे काफ़ी डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को डिटेल में हम 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की हर एक लाइन को तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एंजियोस्पर्म को एक लाइफ साइकिल की अप्रोच में भी पढ़ेंगे ताकि हम बाकी के डिविजन्स के साथ एंजियोस्पर्म को कंपेयर कर सके और इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हो रहा है ये भी समझ सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी से। हमने देखा था कि टेरिडोफाइट डिवीजन से ही मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, तो टेरिडोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, जिम्नोस्पर्म में भी, और एंजियोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। अगर आप प्लांट की स्पोरोफिटिक बॉडी देखोगे तो इसमें आपको ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम दिखेगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके बाद एंजियोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम फ्लावर बोलते हैं। फर्स्ट टाइम प्लांट किंगडम में फ्लावर का कॉन्सेप्ट आया है, इससे पहले हमने कहीं पे भी फ्लावर नहीं पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखे थे कि सेक्स ऑर्गन कहाँ पे बन रहे थे, कोन में, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं उनके लिए जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फ्लावर। ये यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है, इसीलिए एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म डिवीजन का। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर है तो इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। यहाँ पे आप एक फ्लावर की फोटो देख सकते हो। फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्सेसरी ऑर्गन और सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जिनसे डायरेक्ट रिप्रोडक्शन होगी। और एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन को ईजिली और फास्टर वे में होने में। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में हम पढ़ेंगे सेपल और पेटल। यहाँ पे आपको सेपल मार्क किया, आपको देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है सेपल। इसके ऊपर जो पिंकिश वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, पेटल्स। तो सेपल और पेटल ये दोनों कैसे ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे आपको एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर एंथर लगे हैं, ये क्या है, स्टेमन, ये है मेल ऑर्गन। और बीच में जो आपको ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर स्टिग्मा मार्क है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास है पिस्टिल, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एक्सेसरी ऑर्गन में हमने पढ़ा सेपल और पेटल, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने मेल में पढ़ा स्टेमन और फीमेल में पिस्टल। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखो ये इनलार्ज व्यू है। यहाँ पे आपको जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, सेपल। सेपल का रोल क्या होता है, जब फ्लावर एकदम बड लाइक स्टेज में होता है, ब्लूम करने से पहले, तो सेपल उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे इनक्लोज करके रखते हैं चारों तरफ से। और जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो है पेटल। पेटल बहुत ही अट्रैक्टिव कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इनके कलरफुल अट्रैक्टिव होने की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वही इंसेक्ट बाद में पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो सेपल कैसे हेल्प करता है बर्ड को प्रोटेक्ट करने में इनिशियल स्टेज में। ये देखो चारों तरफ से इनक्लोज्ड है। तो सेपल का रोल कैसा है, प्रोटेक्टिव रोल है। जब फ्लावर अपने इनिशियल स्टेज में ब्लूम नहीं हुआ है तो बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या है, सेपल है। और इस पिक्चर में आप देखो आपको कलरफुल पेटल्स दिख रहे हैं जो किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को। ये इंसेक्ट कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सेपल और पेटल डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे बल्कि फर्टिलाइजेशन के होने में हेल्प करवा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये फ्लावर की फोटो दिख रही है, फ्लावर में नीचे सेपल है, ये पीछे वॉयलेट कलर में पेटल है और बीच में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको जो नीचे ग्रीन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो येलो कलर में लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर ही हमारा मेल गेमेटोफाइट बनता है, वो हम अभी देखेंगे कि कैसे बनता है। पर अभी के लिए ये याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्टेमन, और स्टेमन को आगे हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फिलामेंट बोल रहे हैं और ऊपर लोब्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं एंथर, जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो इस पिक्चर में देखो आपको कितने स्टेमन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 स्टेमन दिख रहे हैं। तो कलेक्टिवली सारे स्टेमन्स के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स में एक से ज्यादा स्टेमिन होते हैं, तो हम सारे स्टेमिन्स के लिए जो एक टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो याद रखना है एंड्रोशियम टर्म किसके लिए यूज होता है, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज होता है।
अब हम देख लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ये आपको जो बीच में ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल। इसको भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा स्टिग्मा, इसके नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट में आपको दिखेगी ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये किसके पार्ट है, पिस्टिल के पार्ट है। इन सब पार्ट्स की स्पेसिफिक फंक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये याद रखना है कि पिस्टिल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और अगर बहुत सारे पिस्टिल प्रेजेंट हो किसी फ्लावर में तो उसके लिए जो कलेक्टिव टर्म हम यूज करते हैं वो है गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन के लिए टर्म यूज किया जाता है और गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए। तो अभी तक हमने देखा है एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हमने बोला फ्लावर। और फ्लावर में हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था स्टेमेन। अब हमने देखना है स्टेमेन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसकी डिटेल हमें 12th के एनसीईआरटी में गिवन है तो वो हम वहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाइफ साइकिल अप्रोच से यहाँ पे कवर करेंगे। डिटेल हम इसकी 12th की एनसीईआरटी में कवर करेंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हमने देखा था कोन लगा था और कोन के अंदर स्पोरेंजिया बने थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है जिसके ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर। यहाँ पे कोन की जगह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, फ्लावर। उस फ्लावर के अंदर हमने देखा क्या लगा है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्योंकि हमें पता है स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो वही हमने देखने कि इसके अंदर स्पोर कैसे बनते हैं। तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था फिलामेंट है, एंथर है। एंथर के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्पोरेंजियम। कौन सा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि ये मेल है। अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर को खोल के देखेंगे तो हमें एंथर के अंदर दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉयड होगा क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे बन रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक सेल डिफरेंशिएट करेगा जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस सेल का काम होगा कि इसमें मियोसिस हो, और जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना देगा। और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, तो जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन्स बना देंगे, जो कि हमारे पास मेल गैमीटोफाइट है। यहाँ पे आपको ये पोलन ग्रेन दिख रहे होंगे। तो हमने देखा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम बने। स्पोरेंजियम को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि मेल के अंदर बन रहा है। उस माइक्रोस्पोरेंजियम में एक सेल डिफरेंशिएट किया और उसने डिफरेंशिएशन के बाद क्या की, मियोसिस, जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने और उन माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट करके पोलन ग्रेन बना दिया। और ये कहाँ पे हो रहा है, सब कुछ एंथर के अंदर हो रहा है। पोलन ग्रेन किसके अंदर बंद है, एंथर के अंदर। तो सेम चीज हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ी थी कि वहां पे भी स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर ही माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट बना रहा था। सेम चीज एंजियोस्पर्म में भी हो रही है। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न है माइक्रोस्पोर जर्मिनेट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेल गैमीटोफाइट इज रिटेन्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। सेम चीज हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखी थी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये वाली मेल डेवलपमेंट यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब हम देख लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है। तो यहाँ हमारे पास एक फीमेल सेक्स ऑर्गन गिवन है जिसका नाम हमने पढ़ा था पिस्टिल। ये किस पे लगेगा, फ्लावर पे। फ्लावर किस पे लगा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। तो ये सारा स्ट्रक्चर अभी तक कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फीमेल पिस्टिल के स्ट्रक्चर में हमने सबसे ऊपर देखा था स्टिग्मा, उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी। अगर हम ओवरी को अंदर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल। हमने जिम्नोस्पर्म वाली क्लास के लिए पढ़ा था कि ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो जैसे मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बने थे, वैसे ही हम देख रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें मेगास्पोरेंजियम दिख रहे हैं। इस एक ओव्यूल का अगर हम इनलार्ज व्यू देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि स्पोरोफाइट बॉडी पे बन रहा है इसलिए ये भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी एक सेल डिफरेंशिएट करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ये यहाँ पे आपको येलो कलर में जो सेल दिख रहा है वो कैसा है, मेगास्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट करके इसका काम क्या होगा कि इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस हमने पढ़ा था रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। ये यहाँ पे आपको 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए थे और सिर्फ एक सर्वाइव किया था, सेम यहाँ पे है। यहाँ पे भी 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक सर्वाइव करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। और जब ये मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट बना देगा जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। तो यहाँ पे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लियाई हैं इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट जिसका नाम है एम्ब्रियोसैक। और ये फीमेल गैमीटोफाइट कहाँ बनी है, इस ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ पे भी फीमेल गैमीटोफाइट रिटेन्ड है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। सेम चीज हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखी थी। तो अभी हमने देखा कि सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है और वो जर्मिनेट करके क्या बना देता है, फीमेल गैमीटोफाइट जिसका नाम है एम्ब्रियोसैक।
तो ये पूरी डेवलपमेंट होने के लिए 3 माइटोसिस होती हैं। तो एक बार हम हर माइटोसिस के स्टेप को देख लेते हैं। फर्स्ट माइटोसिस के बाद जो ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थी ये डबल हो जाएगी, 1 से 2 बन गए, माइटोसिस हुई। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है सेल का, तो यहाँ 1 से 2 हो गए। फिर जब सेकंड माइटोसिस होगी तो 2 से हमारे पास 4 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे हमें, और फाइनली जब थर्ड माइटोसिस होगी तो 4 न्यूक्लियाई डबल हो जाएंगे, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में। अब जो ये 8 न्यूक्लियाई हैं जो कि 3 माइटोसिस से बने हैं, क्योंकि हर माइटोसिस में नंबर डबल हुआ है, तो थर्ड माइटोसिस के बाद आपको दिखेगा 4 न्यूक्लियाई एक पोल पे हैं और 4 न्यूक्लियाई दूसरे पोल पे हैं। उसके बाद न्यूक्लियाई रीअरेंज होते हैं और दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई बीच की तरफ आते हैं। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि पोल्स पे 3 न्यूक्लियाई हैं और साइटोकाइनेसिस से उनके अराउंड सेल बन गए हैं, और बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं। एक एक न्यूक्लियाई जो पहले पोल पे थे वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, तो सेंटर में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं। तो सेंटर में हमें 2 न्यूक्लियाई दिखेंगे लेकिन सेल एक ही है। इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है तो गैमेटोफाइट का काम क्या होता है, गैमीट बनाना, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये फीमेल गैमीट बनाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग सेल, तो एग सेल ही हमारे पास क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। एग के साइड में आपको 2 सेल दिख रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम होता है एग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इनके डिटेल फंक्शन को हम बाद में 12th के एनसीईआरटी में देखेंगे। और दूसरे एंड में आपको एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं 3, इनका काम भी है नरिशमेंट। इस साइड से नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंटीपोडल सेल्स, और इस वाली साइड से नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सिनर्जिड सेल। और ये नरिशमेंट ये ले कहाँ से रहे हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस बाहर रहे क्योंकि एग ही मेन फीमेल गैमीट है, तो सब उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंटीपोडल सेल्स इस पोल से और सिनर्जिड सेल इस पोल से। तो अभी के लिए बस हमें इतना याद रखना है कि मेगास्पोर जब जर्मिनेट करता है तो वो क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा जो कि है एग सेल। अब हमने देख लिया कि हमारे पास मेल गैमेटोफाइट भी बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट भी बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट्स भी बन चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है वो एंथर से रिलीज होगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने के लिए बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं। हो सकता है वो विंड के थ्रू चले जाए, हो सकता है वाटर के थ्रू चले जाए, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है थ्रू इंसेक्ट्स। तो हमने पढ़ा था कि पेटल इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो इंसेक्ट पेटल के वाइब्रेंट कलर देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर कुछ प्लांट्स में नेक्टर होता है तो उस पर फीड करते हैं। इसी टाइम पे जब वो प्लांट पे फीड कर रहे होते हैं या प्लांट पे बैठे होते हैं तो उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। तो ये नेचर का एवोल्यूशन है कि कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा सकते हैं। और फिर जब यही वाला इंसेक्ट दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा तो वहां पे ये पोलन रिलीज हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 अलग अलग फ्लावर हैं और इसके पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि नेचर में आपस में पॉलिनेशन करने वाले को फेवर नहीं किया जाता, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होती है। इसके बारे में भी डिटेल में हम 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमें ये समझ लेना है कि पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा फेवरेबल है और उसका मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, थ्रू इंसेक्ट्स। तो अभी हमने देखा कि कैसे पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो मेल गैमेटोफाइट था पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। स्टिग्मा में पहुंचने के बाद स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की आपस में रिकॉग्निशन होती है कि दोनों सेम स्पीशीज के हैं। अगर सही पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आया है तो उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट्स होती हैं। सेम चीज हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखी थी, वहां पे भी पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी। सेम हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है जो कि रिलीज होता है एंथर से। इसके बाहर एक आउटर कवरिंग है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर की कवरिंग को बोलते हैं इंटाइन। पोलन ग्रेन का डिटेल में स्ट्रक्चर और इसमें फर्दर डेवलपमेंट डिटेल में तो हम 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, पर यहाँ हम समझ लेते हैं कि कैसे वो मेल गैमीट बना रहा है। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बाहर जो आउटर कवरिंग है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर की कवरिंग को बोलते हैं इंटाइन। इसके अंदर आपको 2 सेल दिखेंगे, ऊपर का सेल है वेजिटेटिव सेल और नीचे के सेल को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। जब ये 2 सेल स्टेज में होता है तभी इसमें पॉलिनेशन होती है। ये लेबलिंग अभी नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन की जब पॉलिनेशन होगी स्टिग्मा में पहुंचने के बाद उसमें मेल गैमीट्स बनते हैं। तो जब वो एक बार स्टिग्मा में पहुंच गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरेटिव सेल, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी और ये जनरेटिव सेल क्या बना देगा, 2 मेल गैमीट्स बना देगा। और नीचे आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, जो इसे हेल्प करेगा एग तक पहुंचने में। तो मेन बात हमें ये याद रखनी है कि पोलन ग्रेन जो कि एक मेल गैमीटोफाइट है उसके अंदर मेल गैमीट कब बनता है, जब वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार मेल गैमीट्स बन गए, फीमेल गैमीट तो हमारा पहले से ही बना हुआ है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको देखो ये पिस्टल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर हमने देखा था ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर हमने देखा था एम्ब्रियो से एग बनेगा जो कि फीमेल गैमीटोफाइट है, जिसके अंदर ये हमें यहाँ पे एग दिख रहा है। तो जैसे ही पोलन स्टिग्मा में पहुंचा उसने रिकॉग्नाइज किया कि सही पोलन आया है, पोलन ग्रेन में ट्यूब बनने लगी और हमने देखा जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देता है, जिसे हमने लिखा है 2 स्पर्म। ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और जहाँ पे ये माइक्रोपाइल साइड लिखी है इस वाले एंड से ये एग की तरफ जाएगी। तो इस पिक्चर में आप देखो ये पोलन ट्यूब है और ये एग है। पोलन ट्यूब में आपको दिख रहा होगा 2 मेल गैमीट्स दिख रहे होंगे, ये एग एक फीमेल गैमीट है। तो एक मेल गैमीट तो यहाँ फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये होगी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज किया और हमारे पास जाइगोट बन गया। ये तो हमने हर केस में देखा था, लेकिन एंजियोस्पर्म में स्पेशल क्या है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमीट है वो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, हमने पढ़ा था यहाँ पे बीच में पोलर न्यूक्लियाई थी, वो इनके साथ फ्यूज करेगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म और ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो एंजियोस्पर्म का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं और दूसरी फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है और क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में। तो इस पिक्चर में हम समझेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल था वो टर्न हो गया सीड में। तो ये ओव्यूल के बाहर की जो आपको कवरिंग दिख रही थी जिसे हम इंटेग्यूमेंट बोल रहे थे, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड कोट में। इस वाले एंड की तरफ देखो आप, हमारे पास यहाँ पे 3 सेल थे, एग और 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का रोल क्या था, नरिशमेंट का। नरिशमेंट देने के बाद वो तो डिजेनरेट हो जाते हैं। एग सेल के साथ हमारा मेल गैमीट फ्यूज कर गया तो क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट में माइटोसिस होके क्या बन गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है सीड के अंदर एम्ब्रियो। फिर बीच में हमने पढ़ा था पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई ने भी फ्यूज किया था मेल गैमीट के साथ। इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इससे हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3N लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये एंडोस्पर्म बना हुआ है। एंडोस्पर्म का रोल क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। और ऊपर की तरफ हमने देखा था 3 एंटीपोडल सेल बने थे जिनका काम क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करना एग को। और ये नरिशमेंट ये कहाँ से डिराइव करते थे, न्यूसेलस के सेल से। तो ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो हमारे पास सीड कैसे बना, जो ये पूरा ओव्यूल था ये किस में टर्न हुआ, सीड में। तो अभी तक हमने देखा कि ओव्यूल कैसे पूरा टर्न हो चुका है सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बाहर की इंटेग्यूमेंट थी उसने सीड कोट बना दिया। डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी तो 2 स्ट्रक्चर बने थे, जाइगोट। जाइगोट ने सीड के अंदर क्या बनाया, ये एम्ब्रियो। और जो दूसरा स्ट्रक्चर बना था एंडोस्पर्म, उसका काम क्या होता है, नरिशमेंट देना एम्ब्रियो को। तो यहाँ पे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, सीड का स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्म के सीड का। तो ये स्पोरोफाइट की नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो गया है। अगर आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अभी तक हमने जो पढ़ा उसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कोन है। एंजियोस्पर्म में कोन की जगह स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम, फ्लावर्स। फिर हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल है लेकिन कोई भी ओवरी जैसा स्ट्रक्चर नहीं पड़ा था। तो जिम्नोस्पर्म वाली क्लास में हमने देखा था ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर हमने पढ़ा था बाहर एनवेलप है, अंदर न्यूसेलस पड़ा था और उसके अंदर हमने एक मेगास्पोर मदर सेल पढ़ा था। अगर आपने जिम्नोस्पर्म की क्लास नहीं देखी तो एक बार आप वो देख लो, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आज एंजियोस्पर्म में हमने क्या देखा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने देखा पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल में ऊपर हमने देखा स्टाइल होएगा यहाँ पे, फिर स्टिग्मा होएगा और ये बाहर क्या है हमारे पास, ओवरी है। और ओवरी के अंदर हमने देखा ओव्यूल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ओव्यूल है, कोई ओवरी नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्म में हमारे पास ओव्यूल किससे कवर्ड है, बाहर आपको ओवरी दिख रही होगी। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। यहाँ पे ओव्यूल कैसे है, नेकेड है। In the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. तो अभी हमने देखा कि फ्लावर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन में पोलन ग्रेन्स और फीमेल में ओव्यूल मिलेगा। और ओव्यूल कैसी है, बाहर से इनक्लोज्ड है ओवरी की वॉल से। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। फिर हमने देखा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। और जो ये हमारी बाहर ओवरी है ये किस में चेंज हो जाएगी, बाहर की ओवरी वॉल फ्रूट बना देगी। तो इसी एक लाइन को समझने के लिए हमने पूरा साइकिल देखा एंजियोस्पर्म का कि कैसे इसमें जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होंगे। फ्रूट किससे बन रहा है, ये बाहर जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट बना रही है और अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बना रहे हैं। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्योंकि कोई ओवरी की वॉल नहीं है तो कोई फ्रूट नहीं बन रहा, अंदर का ओव्यूल सीड बना रहा है, इसलिए हमने जिम्नोस्पर्म के सीड को क्या बोला था, नेकेड सीड्स। अब हम एंजियोस्पर्म के सीड और फ्रूट की फोटो देख लेते हैं। ये आपको एवोकाडो दिख रहा है, यहाँ पे देखो बीच में क्या है, सीड है एवोकाडो का।
जो किससे बना है, ओव्यूल से। और बाहर जो ये फ्रूट बना है ये किससे बना है, फ्रॉम ओवरी। सेम केस में ये आपके पास लाइम है, लाइम में जो बीच में आपको सीड्स दिख रहे हैं वो किससे बने हैं, ओव्यूल। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये सीड बन गए। और बाहर जो ये फ्रूट का स्ट्रक्चर है ये किससे बना है, ओवरी से। सेम केस आपको ऊपर एप्पल में भी दिख जाएगा, एप्पल के अंदर के जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं। और बाहर ये आपको जो ओवरी दिख रही है यही फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज हो गया, फ्रूट में। अब हम एंजियोस्पर्मिक सीड के अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसमें जर्मिनेशन कैसे होती है ये समझ लेते हैं। तो ये आपको एंजियोस्पर्मिक सीड दिख रहा है। तो एंजियोस्पर्म में सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ओव्यूल सीड में टर्न हो जाता है। एंजियोस्पर्म में हमने डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमने देखा सीड के अंदर एम्ब्रियो बनेगा जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनेगा, और सीड के अंदर ही एंडोस्पर्म बनेगा जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनेगा। एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जिम्नोस्पर्म में जो हमने एंडोस्पर्म पढ़ा था वो था फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड था। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है और ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हमने देखा था कि एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो सीड के बाहर आपको सीड कोट दिख रहा है, अंदर आपको जो एक क्रीमिश येलो दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पर्म, और जो एक ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो। अगर हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हमें दिखेंगे कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन एम्ब्रियो का ये एक पार्ट है जिसका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का काम सेम है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, वो सीड के अंदर है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना है। लेकिन कॉटिलिडन एम्ब्रियो का ही पार्ट है। सबसे पहले एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है और कई बार एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है, तो उसके बाद जो बाकी का न्यूट्रिशन है वो उसे कॉटिलिडन से मिलता है। तो याद रखना है कॉटिलिडन एम्ब्रियो का पार्ट है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर आपको दो टर्म और दिखेंगी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या होता है, एपी का मतलब होता है अबव और कोटाइल मतलब कॉटिलिडन। तो वो पॉइंट जहाँ पे कॉटिलिडन एम्ब्रियो से अटैच है उसके जो ऊपर का पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल क्या बनाने में हेल्प करता है, प्लूम्यूल, जो बाद में स्टेम बनाने में हेल्प करता है। और वैसे ही नीचे लिखा है हाइपोकोटाइल, हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो हाइपो मतलब बिलो और कोटाइल का मतलब होता है कॉटिलिडन। तो वो पॉइंट जहाँ पे कॉटिलिडन एम्ब्रियो से अटैच है उसके नीचे का जितना भी पॉइंट है उसे क्या बोल रहे हैं हम, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल बाद में क्या बनाने में हेल्प करता है, रेडिकल, जिससे क्या बनती है, हमारे पास रूट्स बनती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस दिखाई है। तो ये फर्स्ट आपको सीड देखो, इसमें सीड के बाहर आपको सीड कोट दिखेगा। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे सीड कोट बस्ट होगा और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाइपोकोटाइल और रेडिकल बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले हाइपोकोटाइल और रेडिकल रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ये आपको रूट बनती हुई दिख रही है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है ये यहाँ पे देखो आप, ये है कॉटिलिडन, जो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। कॉटिलिडन ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ट्रू लीफ नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीड लीफ। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होगा वो एम्ब्रियो को देगा ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। तो फर्स्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सीड से निकलता है वो क्या होता है, कॉटिलिडन होता है। इसलिए कॉटिलिडन का दूसरा नाम है सीड लीफ, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कॉटिलिडन के ऊपर से क्या निकलेगा, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल किसमें हेल्प करेगा, शूट फॉर्मेशन में। ये आपको दिख रहा है ऊपर शूट फॉर्मेशन और फिर बाद में ट्रू लीव्स बन रही हैं। कॉटिलिडन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म में, इसे हमें याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डेली लाइफ के जिनमें हम कॉटिलिडन को कंज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये बीन दिख रहा है, ये बीन का एम्ब्रियो है, इसका एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो चुका है और ये पूरा क्या है, इसका कॉटिलिडन है जो हम कंज्यूम करते हैं। सेम पीनट में, मूंगफली में भी ऐसा ही होता है। ये जो हम खाते हैं ये क्या है, कॉटिलिडन है पूरा। और ये यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, ये इसका एम्ब्रियो है। सेम वॉलनट में भी ये जो आपको दो दिख रहे हैं ये क्या, इसके कॉटिलिडन है। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन्स। तो एंजियोस्पर्म को हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे, उनके पास कितने कॉटिलिडन है। हो सकता है एक कॉटिलिडन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट्स, और अगर दो कॉटिलिडन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडन्स या डाइकॉट्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, सीड के अंदर यहाँ पे आपको एक ही कॉटिलिडन शो किया है, इसका मतलब ये कैसा है, मोनोकॉटिलिडन या फिर मोनोकॉट्स। और नीचे डाइकॉट में देखो आपको दो कॉटिलिडन्स दिखेंगे। एनसीईआरटी में दो डायग्राम भी दिए हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के लिए। ये वाला डायग्राम जो ऊपर है वो किसका है, मोनोकॉट का, और नीचे वाला डायग्राम किसका है, डाइकॉट का। हम बाहर से देख के भी पता कर सकते हैं कि कोई प्लांट मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा। कैसे, सबसे पहले हम उसका लीफ देखेंगे
मोनोकॉट में जो लीफ होते हैं उनमें पैरेलल वेन्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये वेन्स दिख रही हैं लीफ के अंदर, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाला प्लांट कैसा है, मोनोकॉट है। और डाइकॉट में अगर हम लीफ देखेंगे तो उसमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखती है, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो इस डायग्राम में देखो डाइकॉट के लीफ में आपको बहुत सारे वेन्स के नेटवर्क बनते हुए दिखेंगे, ब्रांच्ड वेन्स हैं। दूसरा एक कॉमन फीचर जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं वो है फ्लावर का। यूजुअली देखा गया है कि जो मोनोकॉट के प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर के जितने भी वर्ल्स होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 में होते हैं। जैसे सेपल भी 3 होंगे, पेटल 3 होंगे, या फिर 3 के मल्टीपल्स में होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में, नीचे देखो सेपल भी 3 है, फिर पेटल भी 3 है। ये 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, तो मल्टीपल में होंगे 3 के। इसमें एक्सेप्शन भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही देखा जाता है। और डाइकॉट के केस में हम देखेंगे कि 4 और 5 के मल्टीपल में आपको मिलेगा। जैसे आप इस फिगर में देखो, आपको यहाँ पे 5 पेटल्स दिख रही हैं, तो अगर 5 के मल्टीपल में है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि शायद ये डाइकॉट हो। मोनोकॉट और डाइकॉट में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस हमें इतना समझना है कि एम्ब्रियो का ही एक पार्ट होता है कॉटिलिडन, जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और कॉटिलिडन के बेसिस पे ही एंजियोस्पर्म की आगे 2 क्लासेस है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन होंगे और मोनोकॉट्स में 1 ही कॉटिलिडन होगा। एनसीईआरटी में कुछ और लाइन मेंशन है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। इनके साइज के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। तो साइज में ये छोटे से छोटे साइज के भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे आपको वॉल्फिया दिखाया है, ये फिंगर में देखो कितने स्मॉल स्मॉल है। ये इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया है। तो ये इतने स्मॉल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको यूकेलिप्टस दिखाया है, ये 100 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। तो छोटे से छोटे प्लांट्स और बड़े से बड़े प्लांट्स, तो साइज में इतनी रेंज है एंजियोस्पर्म्स में। ये दोनों एग्जांपल याद रखनी है, वॉल्फिया और यूकेलिप्टस। नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में गिवन है, द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। तो जितने भी हमने अभी तक प्लांट के डिवीजन पढ़े उसमें से एंजियोस्पर्म में ऐसा डिवीजन है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज है प्लांट किंगडम में। 12th की एनसीईआरटी में आपको ऐसा डायग्राम भी गिवन है, ये 11th की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 12th की एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आप देखो प्लांट के कुछ डिविजन्स दिखाए हैं, एल्गी दिखाया है, मॉसेस दिखाए हैं, फर्न्स दिखाए हैं और एंजियोस्पर्म दिखाया है। तो आप देखो एंजियोस्पर्म सबसे लार्जेस्ट दिखाया है क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज आते हैं प्लांट किंगडम के। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, और इतना लार्ज ग्रुप है इसलिए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं। मॉइस्ट एरिया में भी मिल जाएंगे, ड्राई एरिया में भी मिल जाएंगे, सेमी ह्यूमिड, ह्यूमिड, डेजर्ट एरिया, सब एरियाज में मिल जाते हैं क्योंकि इनमें एडेप्टेशन काफी हाई होती है। नेक्स्ट इनके यूजेस को लेके एनसीईआरटी में लिखा है, दे प्रोवाइड अस विद, फर्स्ट है फूड। तो जितने भी तरीके का वेजिटेरियन फूड हम लेते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, सीरियल क्रॉप्स हों, वो सब एंजियोस्पर्म के ही प्लांट हैं, तभी तो उनमें फ्रूट बन रहा है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म के यूज में हमारे पास फॉडर। फॉडर किसे बोलते हैं, हम चारे को, काओ, बफेलो, गोट, ये जिन पे फीड करते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉडर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। थर्ड हमारे पास है फ्यूल। तो ट्रेडिशनल यूज वुड का क्या है कि हम इसे जला के फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, और आजकल तो बायोफ्यूल का भी कंसेप्ट आ गया जिसमें हम प्लांट को डिकम्पोज करके उनके ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में टर्न कर सकते हैं और उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। फिर एंजियोस्पर्म में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज है, जैसे कि तुलसी, नीम, मिंट, ऐसे बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जो बहुत कॉमन है और जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में गिवन है कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म के ये सारे यूजेस एनसीईआरटी में मेंशन है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे एक बार हम साइकिल की फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में हमने देखा स्पोरोफाइट मेन बॉडी है जिसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे हमने बोला फ्लावर। फ्लावर के अंदर हो सकता है कि सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन हो, फ्लावर के अंदर हो सकता है सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है। सबसे पहले हमने मेल सेक्स ऑर्गन में देखा था, इसे क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन में आपको ऊपर एंथर दिख रहे हैं, नीचे फिलामेंट। इसमें हमने देखे माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे जिनमें मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिसे हमने बोला पोलन ग्रेन। अब आप फीमेल का स्ट्रक्चर देखो, फीमेल में हमने क्या बोला इस स्ट्रक्चर को, पिस्टल। पिस्टल में हमारे पास था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर हमने देखा ओव्यूल होंगे। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक ओव्यूल का जब हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने देखा उसके अंदर होगा मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें जब मियोसिस होगी तो हमने देखा मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा ओव्यूल के अंदर ही। ये आपको येलो कलर में ओव्यूल दिख रहा है और इसके अंदर जो ग्रीन है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट।
तो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर। फिर हमने देखा पॉलिनेशन होगी, मोस्टली पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, स्टिग्मा में उनकी रिकॉग्निशन होगी। उसके बाद हमने देखा पोलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमीट्स बनेंगे, और ये मेल गैमीट्स हमने देखा यहाँ से एंटर करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। यहाँ पे आपको एक्सेल दिख रहा है, यहाँ पे एक मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर जब मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूज किया तो हमें एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिला जिसे हमने बोला एंडोस्पर्म। अब इस जाइगोट में माइटोसिस होगी, ये एम्ब्रियो बन जाएगा, एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट देगा, और बाहर ये जो पूरा ओव्यूल है ये किस में टर्न हो जाएगा, सीड में। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये सीड जब जर्मिनेट करेगा तो इसमें से फिर से एक नया स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो इस तरह ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि डिप्लॉइड फेज डोमिनेट कर रहा है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट है लेकिन वो हाईली रिड्यूस्ड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो बहुत रिड्यूस्ड है। हैप्लॉइड स्टेज में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने, और पोलन ग्रेन से मेल गैमीट बने, और फीमेल में मेगास्पोर बने, एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बना। तो ये फ्यू नंबर ऑफ सेल हैं जो गैमेटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे स्टेजेस कहाँ बन रहे हैं, स्पोरोफाइट बॉडी पे बन रहे हैं। तो ये टोटली स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉइड फेज पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। गैमेटोफाइट फेज की अपने आप कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम ही लाइफ साइकिल हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था, बस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है कि वहां पे ओवरी नहीं थी, तो ओवरी नहीं थी तो कोई फ्रूट नहीं बन रहा था। बाकी सारा लाइफ साइकिल दोनों डिविजन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एंजियोस्पर्म में ओवरी फर्स्ट टाइम बनी तो फ्रूट फर्स्ट टाइम बना। तो लास्ट में एनसीईआरटी से हम एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी से हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स हैं वो नेकेड हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हमने बोला फ्लावर, जिसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स होंगे और ओव्यूल्स होंगे, ये हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल टर्न हो जाएंगे सीड में, और जो बाहर ओवरी की वॉल थी वो फ्रूट बनाएगी, इसलिए यहाँ पे जो सीड्स होंगे वो इंक्लोज्ड होंगे फ्रूट में। फिर हमने देखा एंजियोस्पर्म कैसे एक लार्ज ग्रुप है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं, और ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकता है। फिर हमने इसके साइज में रेंजेस देखी जो कि स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से लेके टॉल यूकेलिप्टस तक थी। फिर हमने इसके यूजेस में देखा फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में हमने इसकी दो क्लासेस देखी, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, और इनके ये दो डायग्राम देखे। इसके साथ हमारा एंजियोस्पर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।